Good morning, students. Art chapter manufacturing industries. Today we will discuss about it. Today we will discuss sugar industries. जैसे कि हम अभी इसको पढ़ रहे हैं, इसमें व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसमें हमने कॉटन के बारे में पढ़ा कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। तो उसके भी एक रीज़न थे, फैक्टर्स थे, जिसमें क्लाइमेट था, लेबर थी, ट्रांसपोर्ट था, पोर्ट सिटीज़ थी। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स थे। आज हम जूट टेक्सटाइल को डिस्कस करेंगे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्ट आफ्टर बांग्लादेश। इट्स योर 1 मार्क्स क्वेश्चन। यानी जो इंडिया है वो बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में किस चीज़ में, प्रोड्यूस करना रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल ऑफ जूट एंड जो सामान बना होता है जूट का। देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया 2010 इन 11। 10 और 11 की अगर हम बात करते हैं तो 80 जो जूट मिल्स थी वो इंडिया में थी। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे हैं ये सारी? वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में यहाँ पे जो वाटर की एबिलिटी है वो अच्छी खासी है। देखिए ये अब आपका ये जो है क्वेश्चन, ये एक और आता है आपका क्वेश्चन, इसमें आता है व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बसीन। इट्स योर 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो लोकेशन है जूट फैक्ट्रीज़ की वो हुगली बसीन। हुगली कहाँ पे है? हमारी कैलकाटा यानी कि वेस्ट बंगाल में। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन एक्सपेंसिव वाटर supported by a goods network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills। इसमें भी अगर हम अपना in short first point डालते हैं तो our first point is that availability of raw material। there is a huge production of jute in basin of Hooghly। second हमारा है फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो पूरी तरीके से अवेलेबल है यहाँ पे, चाहे हम वो किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, चाहे वो हमारा रोडवेज़ है, रेलवेज़ है, वाटरवेज़ है। इसमें भी हम यही बात करेंगे कि इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री बाय पोर्ट सिटीज़ जो है इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं हम चीज़ों का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? जूट मिल्स को सेटअप करने के लिए। दीज आर द फैक्टर्स। वाटर फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। दूसरा चीप लेबर। देखिए हमने जब कॉटन का पढ़ा था तो उसमें हमने गुजरात और महाराष्ट्र में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो लेबर है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसमें भी चीप लेबर मिल जाती है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन और जो आपकी बिहार हो गई, उड़ीसा हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, यहाँ से इजीली क्या अवेलेबल हो जाती है? हमें लेबर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट एंड गुड्स। देखिए लेबर के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या मिल रही है? हमें बैंक फैसिलिटीज़ मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रहा है और पोर्ट फैसिलिटीज़ मिल रही है ताकि हम अपने चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरा जो इसमें सबसे मेन चीज़ है वो क्या है? वो हमारे पास है कैपिटलिस्ट, यानी कि बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री में करने के लिए वो हमें इजीली यहाँ से मिल जाता है। इन 2010 एंड 11 द जूट इंडस्ट्री वॉज सपोर्टिंग 3.7 लाख वर्कर्स डायरेक्टली एंड अनदर 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु वर इंगेज्ड इन कल्टिवेशन ऑफ जूट एंड मिस्ट्रा। देखिए इनडायरेक्टली अगर हम बात करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो ये जो सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है वर्कर्स को भी और फार्मर्स को भी। ठीक है, जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। चैलेंज फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर जूट इंडस्ट्री? दीज आर आर क्वेश्चन। तो क्या है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक जो सब्स्टिट्यूट है वो अवेलेबल है, सिंथेटिक इन चीप रेट। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम compete कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी। ठीक है, फ्रॉम अदर कंपटीटर्स, जो हमारे अदर कंपटीटर्स हैं लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging। जैसे कि आपको पता है कि पॉलीथीन पे बैन है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरी किया है, मैंडेटरी किया है। उसमें से क्या है कि जो हम पैकेजिंग लेंगे वो हम जूट की लेंगे जो डिस्ट्रॉयबल है। ठीक है। To stimulate demand, the products need to diversified. In 2005, National Jute Policy was formulated with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good prices,
टू द जूट फार्मर्स एंड इनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर। देखिए 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को रखा गया। उनमें से क्या था कि आप जो इसका दाम, इसका जो प्राइस है फार्मर्स को पूरी तरीके से देंगे, ठीक है। और क्या था कि जो इसकी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएंगे, इसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे, और जो पर हेक्टेयर जो इसका प्रोडक्शन है उसको भी हम बढ़ाएंगे। द मेन मार्केट आर यूएसए, जो इसका मेन मार्केट है वो कौन सा है हमारा, यूएसए है, कनाडा है, रशिया है, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक है, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया है। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मार्केट्स हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अगर हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं तो हम उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम जूट की बात करते हैं तो क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। और एक बार फिर इन चीज़ों के लिए जो जूट प्रोडक्ट्स है मार्केट वो ओपन हो गया। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चली हैं काफ़ी सारी। इसके बाद हमारा आता है शुगर इंडस्ट्री। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। जो इंडिया है वो अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो सेकेंड नंबर पे आता है, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द, लेकिन फर्स्ट प्लेस है उसका किस में, प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड खांडसारी में। प्रोडक्शन की बात करें तो सेकेंड है, और प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड खांडसारी की करें तो फर्स्ट है। द रॉ मटेरियल यूज इन इंडस्ट्री इज़ बल्कि, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है इस इंडस्ट्री में वो बल्कि होता है। एंड हॉलिजेज इट्स सुक्रोज कंटेन रिड्यूस, और ज़्यादातर जो इसके कंटेंट्स होते हैं सुक्रोज वो रिड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड। इन 2010 एंड 11 देयर वर ओवर 662 शुगर मिल्स। देखिए कितनी शुगर मिल्स हैं, 662 शुगर मिल्स हैं इन द कंट्री स्प्रेड ओवर, जो कहाँ फैली हुई हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात अलॉन्ग विद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। 60% मिल्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जो 60% मिल्स हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। आपको पता है आपकी जो शुगर फैक्ट्री है वो भी 6 मंथ चलती है, 6 मंथ बंद रहती है, दैट मीन इट्स एन सीजनल इंडस्ट्री। इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। किसको सूट करती है ये, कोऑपरेटिव सेक्टर को, ठीक है। इन रिसेंट ईयर देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। देखिए अगर हम बात करते हैं साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स की, तो ये यहाँ पे भी अब जो शुगर मिल है वो आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली इन महाराष्ट्र। दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ अ हाई सुक्रोज कंटेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो केन होता है यानी कि जो गन्ना होता है उसमें हायर सुक्रोज होता है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। और जो कूलर क्लाइमेट होता है वो भी इसको सपोर्ट करता है। इसका जो देखिए एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ इंडिया शुगर एंड साउथ इंडिया शुगर, ठीक है। तो नॉर्थ का जो क्रशिंग पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, जो साउथ का होता है वो लॉन्ग होता है, और जो सुक्रोज की जो क्वांटिटी होती है वो लो होती है और यहाँ पे हाई होता है, ठीक है। मोर एवर द कोऑपरेटिव मोर सक्सेसफुल इन द स्टेट्स। लेकिन ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव्स हैं वो इन स्टेट्स में ज़्यादा सक्सेस हैं। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इनसफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज एंड द नीड टू द मैक्सिमम द यूज़ ऑफ बैगेजेस। देखिए क्या है जो मेजर चैलेंजेस हैं इसमें, क्या है, सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। क्यों, क्योंकि इसका जो नेचर है वो कैसा है, सीजनल है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और जो ओल्ड मशीनरीज हैं वो अब तक यूज़ हैं यहाँ पे। तो ओल्ड मशीनरीज से क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन है अगर हम उसको इन्हेंस करना चाहते हैं तो वो इन्हेंस होने के बजाय क्या होता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, जो प्रोडक्शन होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में देखिए क्या है, इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल एंड मेटल एज अ रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाया था, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ होता है हमारा मिनरल बेस्ड में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि हमारा आपका हो गया आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारी सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। अभी हमने क्या पढ़ा था, शुगर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पढ़ा था। शुगर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हमारी किस में थी, जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी उसको लेके हमारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी, उसी में हमने अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा।
ठीक है, उसी में हमने जूट के बारे में पढ़ा और उसी में हमने शुगर केन के बारे में पढ़ा। अब हमारा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो किससे रिलेट कर रही हैं, हमारी मिनरल से। हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल हम मिनरल से ऑब्टेन कर रहे हैं वो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्री हैवी मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैं वो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो अदर इंडस्ट्रीज़ है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट करती हैं, चाहे वो हैवी मीडियम और लाइट हो। वो मशीनरीज़ के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरीज। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर्ड अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। देखिए जो स्टील होती है उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स में, कंस्ट्रक्शंस मटेरियल में, डिफेंस में, मेडिकल में, टेलीफोनिक में और साइंटिफिक इक्विपमेंट में एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जो भी कंज्यूमर्स को सामान चाहिए वहाँ पे इसका कंजम्पशन है, यानी कि सारी चीज़ें जो रिलेट करती है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट से, वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आयरन एंड स्टील की। प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। किस में आता है, जो प्रोडक्शन और कंज्यूमशन है वो ज़्यादातर हम किस में मेंशन करते हैं, जो कंट्रीज़ का हमारा डेवलपमेंट है। आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ कैसी है, हैवी इंडस्ट्रीज़ है, बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि इसका जो भी रॉ मटेरियल है इसके साथ साथ जो इसका सामान तैयार है कैसा होता है, वो हैवी और बल्कि होता है। इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और क्या लिए हुए होता है, जो इसकी कॉस्ट होती है, ऑब्वियस है कि अगर हमारा सामान हैवी और बल्कि है तो जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है। आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ, जो इसको बनाने में लगता है आयरन ओर को, तो उसमें क्या है, कुकिंग कोल, लाइम स्टोन और आयरन ओर की जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 4:2:1। सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीशियम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। और स्टील को हार्ड करने के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें, मैग्नीशियम। तो जो रेशियो है वो याद रखिएगा, आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन का कितना है, 4:2:1। और सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीशियम आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, टू हार्डन द स्टील। Remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumer। Obvious है कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो भी हैवी और बल्कि जो हमारा मटेरियल बन के तैयार होता है उसको ट्रांसपोर्ट भी हमें करना पड़ता है। In 2010 and 11 with 72.2 million tons of steel production, इंडिया रैंक्ड 4th लार्जेस्ट द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। देखिए ये याद रखिएगा, जो रैंक्ड इसमें मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको शुगर केन की बताई, जूट की बताई, जूट का जो रैंक है वो 2nd है आफ्टर बांग्लादेश। फर्स्ट किसका है, बांग्लादेश का, ठीक है। ये आपके मैप क्वेश्चन भी है कि वेस्ट बंगाल में कहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट होता है, तो बसीन ऑफ हुगली, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने जब आपको शुगर केन पढ़ाया तो शुगर केन में मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन है वो 2nd नंबर पे है, और जो खांडसारी एंड गुड़ का जो प्रोडक्शन है उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 पे। इसी तरीके से जो हम अभी स्टील की बात कर रहे हैं, तो स्टील में क्या है हमारा कि 2010 और 11 में 72.2 प्रोडक्शन हुआ है, इसी के साथ 4th लार्जेस्ट है अमंग द वर्ल्ड, ठीक है, प्रोड्यूसर है इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। किसका है ये, स्पंज आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इन 2010 एंड 11 पर कैपिटा कंज्यूमशन ऑफ स्टील इन द इंडस्ट्री वाज ओनली अराउंड 49 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड्स एवरेज इज 182 kg। अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमारा कंज्यूमशन लेवल है वो 49 kg है एक साल का, और वर्ल्ड में कितना है, 182 पर एनम, ठीक है। ये आप मैप देख सकते हैं, ये मैप के क्वेश्चंस भी मैं आपको धीरे धीरे कराना शुरू करूँगी। देखिए यहाँ पे ये आपको एक टेबल दी गई है, टोटल फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया। 2005 में था 45.7, 2006 में था 49.4, 2007 में था 53.0, 2008 में था 57.8, 2009 में था 56.6, 2010 में था 68.3 और 2011 में 72.2, ठीक है। देखिए इसमें आपको एक चीज़ और ये बता रहा है
कि मिनी स्टील प्लांट्स आर, व्हाट आर द मिनी स्टील प्लांट्स, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिकल फर्नेस, यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पंज आयरन। जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो किसकी उससे बने होते हैं, जो स्क्रैप होता है यानी कि जो वेस्ट होता है उससे, और जो स्पंज आयरन होता है उससे। दे हैव अ री रोलर दैट यूज स्टील ingots as well. They produce milled and alloy steel of given specification. They have a re-rollers, क्या होते हैं उनके पास re-rollers होते हैं that use steel ingots as well, जिनके पास जिनमें क्या मिला होता है, स्टील ingots मिला होता है। और they produce milled and alloy steel of the given specifications। ये टॉपिक अब मैं आपका यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसके बाद से आगे लेके चलूँगी।